गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी को सुबह की नमस्कार। आज अर्थशास्त्र एकेडमी की ओर से एक नई वीडियो के साथ फिर से हम आपको सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 8 का लागत की अवधारणा आपके सामने लेकर आए हैं और इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे आज, जिनमें हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था, जिन टॉपिक्स पर मैं डिस्कस किया था, वहां पर हमने आपको लागत पढ़ाई थी कि लागत क्या है, किसे कहते हैं और लागत जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। आज के वीडियो के अंदर हम अल्पकालीन लागत जो हमने पिछले वीडियो में आपको उसके 7 पार्ट्स पढ़ाए थे, एक टेबल भी आपको मैंने बताई थी और टेबल को मैंने आपको क्लियर करने के लिए बोला था कि आप जितना हो सके इसको वीडियो को बार बार देखो और टेबल को समझने का प्रयास करो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लागत को आगे बढ़ाते हैं और हम औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध बताएंगे, रिलेशनशिप बताएंगे, दोनों में क्या संबंध पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और उसकी विशेषताएं बताएंगे और थर्ड पॉइंट में आपको दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के बीच संबंध बताएंगे। तो मैं अरविंद जारवाल अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं औसत लागत व सीमांत लागत के बीच संबंध से। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि औसत लागत है क्या, किसे कहते हैं। यदि कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम औसत लागत कहते हैं। सीमांत लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की इकाई जो अतिरिक्त हम यूज कर रहे हैं, यदि उत्पादन करने पर भी कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है, या ये बोल सकते हैं उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम कहीं ना कहीं सीमांत लागत बोलते हैं। तो दोस्तों अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज का, वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा औसत व सीमांत लागत बीच संबंध। तो जब भी मेरे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उस बात पर पूरा ध्यान रखें, जब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एसी और एमसी औसत लागत व सीमांत लागत के बीच जब संबंध आएगा तो आपको किसी प्रकार की डेफिनेशन नहीं देनी है। आपको सिर्फ सिंपली रूप में क्या करना है कि सीधा ही आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आपको बस इनके बीच में 3 रिलेशनशिप बताने, 3 संबंध बताने और बस संबंध बनाने में सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि वास्तव में किस पॉइंट पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसा दोस्तों आपके सामने ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में जो एसएसी वक्र है ये ऊपर से नीचे गिरते हुए क्रम में, ठीक है, मैं आपका एरो का निशान लगा देता हूं यहां पर। ये जो कर्व है ये एसएसी कर्व, ठीक है, और एसएमसी कर्व ये वाला है। यहां पर दोस्तों जो ई पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, ये सेटेटी पॉइंट है जिसको मैं संतृप्ति बिंदु बोलता हूं या इक्विलिब्रियम पॉइंट हम इसको बोलेंगे। यहां पर एसएसी इक्वल होगा एसएमसी के, ठीक है, एसएसी इक्वल होगा एसएमसी। तो हम सिंपल सी बात मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जहां पर एसएसी व एसएमसी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते मतलब काटते हैं, उस बिंदु पर कहीं ना कहीं एसएसी बराबर होता है एसएमसी के। ए और बी पॉइंट यहां पर एसएसी ग्रेटर देन है एसएमसी, मतलब एसएसी ज्यादा किससे है? एसएमसी से है। और तीसरा रिलेशनशिप आप मानोगे कि सी और डी पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं जैसे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा कि एसएसी की अपेक्षा एसएमसी तेजी से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एसएमसी ग्रेटर देन एसएसी। तो 3 रिलेशनशिप दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें हम आपके सामने डेफिनेशन के द्वारा आपको समझाएंगे। संबंध में दोस्तों हम पहला बताते हैं, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे भी कम होती जाती है। दूसरा संबंध है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसे काटती ऊपर और निकलती है। और तीसरा है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ती है, इसलिए एमसी ग्रेटर देन एसी। ये 3 संबंध याद रखना कि क्वेश्चन जो आता है वो 4 मार्क्स के आता है और 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ संबंध बताने, इसकी व्याख्या नहीं करनी है। दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक है वो है दीर्घकालीन लागत वक्र, जिसको हम लिफाफा वक्र भी बोलते हैं, जहां पर एलएसी कर्व में बहुत सारे एसएसी कर्व क्या होते हैं और समाये हुए होते हैं। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम दीर्घकालीन लागत वक्र क्या होता है देखें। दीर्घकालीन लागत वक्र जो होता है उसमें एक लंबी समय अवधि मानी जाती है और दीर्घकालीन फर्म अपने सभी संसाधनों में अपने अनुसार परिवर्तन कर सकती है। दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों पर लागत में कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर
एक डेफिनेशन के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि दीर्घकालीन लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो, यदि दीर्घकालीन लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम कहीं ना कहीं दीर्घकालीन लागत वक्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो दोस्तों आपको कोण का जो निशान दिख रहा है ये एल है, ठीक है। ये याद रखना सभी मेरे दोस्तों जो देख रहे हैं कि कोण का निशान नहीं है, ये क्या है, एल है। इसको हम LAC वक्र बोलेंगे ना, लॉन्ग टोटल कॉस्ट। दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, दीर्घकालीन औसत लागत, ठीक है। याद रखना इस चीज को, LAC कर्व यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे दोस्तों देखते हैं, संबंध की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक लिफाफा वक्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि दीर्घकाल में समय अवधि बहुत लंबी होती है और लंबी समय अवधि होने के कारण यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उसमें एक LAC कर्व में बहुत सारे SAC कर्व क्या होते हैं, समाये होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको यहाँ से भी डॉट डॉट करके कर सकते हो, ये ध्यान रखना ये चीजें, यहाँ पर Q1 आपको करना है, ठीक है। ये 5 SAC कर्व आपके सामने है, एक LAC कर्व है, तो एक LAC कर्व में बहुत सारे SAC कर्व क्या होते हैं, समाये हुए होते हैं और ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक लंबी समय अवधि में कुछ टाइम क्या होता है कि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो कुछ शॉर्ट फर्म यहाँ पर शामिल होती हैं। कुछ कहते हैं कि फर्में जो होती है, जैसे हम कहते हैं कि लंबी समय अवधि है, एक बहुत बड़ा मार्केट है बाजार, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फर्में हैं। ऐसे ही एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर जब LAC कर्व के अंदर बहुत सारे SAC कर्व क्या होते हैं, इसके अंदर समाये होते हैं और इस प्रकार बनने वाले कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, लिफाफा कर्व बोलते हैं। और ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है, लिफाफा कर्व किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो इसके लिए एक व्याख्या मैं आप करने जा रहा हूं, व्याख्या के अंदर हमें बताएंगे कि उपरोक्त जो रेखा चित्र है वहां पर OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को और OY अक्ष पर लागतों को दर्शाया गया है। जहां पर LAC वक्र दर्शाया गया है जिसका आकार U शेप में होता है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के SAC कर्व वक्रों के निर्माण से ही हुआ है। जैसा कि चित्र में SAC 1 से लेकर SAC 5 तक जो स्पर्श कर रहे हैं LAC कर्व को दर्शाया गया है। एक नोट का जरूर ध्यान रखना, LAC वक्र को लिफाफा वक्र के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि किस कर्व को लिफाफा वक्र के नाम से भी जाना जाता है, वो कर्व है LAC कर्व, या इसका हिंदी में बोल सकते हैं दीर्घकालीन औसत लागत को लिफाफा वक्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दीर्घकालीन लागत वक्र की विशेषताएं। क्या विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना आपको कि जो LAC वक्र होता है वो आरंभ में तो क्या होता है, गिरता है, फिर एक निश्चित बिंदु के बाद लगातार बढ़ने लगता है। LAC वक्र कभी भी SAC वक्र को काट नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। और LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु जो होता है वो न्यूनतम लागत को बताता है, ठीक है ना। और अगला है LAC वक्र का आकार इंग्लिश की वर्ड डिक्शनरी जो है U शेप में होता है, U आकार में देखने को मिलता है। और एक हमारा जो लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, या जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र के बीच संबंध बताइए। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत के बीच संबंध बताइए। क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर लॉन्ग टाइम पीरियड है, वहां पर शॉर्ट टाइम पीरियड था। तो दीर्घकाल में किसी वस्तु के अधिक उत्पादन से जो कुल लागत में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम दीर्घकालीन सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। तो दीर्घकालीन सीमांत लागत के अंदर LMC इक्वल डेल्टा LTC अपॉन डेल्टा Q। दोस्तों यहाँ पर एक कर्व मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आपको, क्योंकि सिंपल वही वक्र है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका था। LAC और LMC में संबंध बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही है जो रिलेशनशिप है दोस्तों। यहाँ पर जो ये P बिंदु है, यहाँ पर ये LAC कर्व का न्यूनतम बिंदु है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये इसका न्यूनतम पॉइंट है, लो पॉइंट है इसका ये। यहाँ पर P पॉइंट पर LAC इक्वल LMC है दोस्तों। यहाँ पर जो LAC है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, LMC से, ठीक है। और यहाँ पर LMC है दोस्तों, वो ग्रेटर देन है किससे, LAC से, ठीक है। बस ये चीज आपको तीनों संबंध इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको तीनों संबंध से वही बताना है। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है, बस फर्क इतना है, वहां पर शॉर्ट टाइम पीरियड था, यहाँ पर लॉन्ग टाइम पीरियड है। प्रारंभ में जब उत्पादन को हम बढ़ाते हैं तो LAC और LMC दोनों लगातार घटने लगते हैं। LAC की तुलना में LMC तेजी से क्या होता है, घटता है।
एक बिंदु पर LAC व LFC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि LAC इक्वल LFC। और न्यूनतम बिंदु के बाद भी उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो LAC व LFC दोनों बढ़ने लगते हैं, परंतु LAC की तुलना में LMC क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। थैंक यू दोस्तों।